यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 12 दिन हो चुके हैं और अब तक रशिया की सेना पूर्वी यूक्रेन, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपने नियंत्रण को मजबूत कर चुकी है और इन सभी क्षेत्रों से उसकी सेना मध्य यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा रशिया का दावा है कि उसके सैनिक कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर हैं और उत्तरी कीव के इलाकों में यूक्रेन और रशिया के बीच अब भी सैन्य संघर्ष जारी है। इसलिए अब हम आपको यूक्रेन की राजधानी कीव लेकर चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता अनस मलिक पहुंच चुके हैं। अनस मलिक ने कीव में बमबारी के बीच क्या देखा, आज वो आपको इसका आंखों देखा हाल बताएंगे। Есть информация. Вы отстаете, если на Паремышль вас устраивает, встаете за мной, идете за мной. मैं इस वक्त लवीव रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां पर अब से थोड़ी देर में ये ट्रेन कीव के लिए रवाना होगी। मैं इस वक्त लवीव से कीव जाने वाली ट्रेन में हूं, जिसमें कीव के लिए राहत सामग्री ले जाई जा रही है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये ट्रेन बिल्कुल खाली है। सिर्फ एक कंपार्टमेंट जिसमें मैं सवार हूं, सिर्फ उसमें लोग हैं। बाकी पूरी ट्रेन के डिब्बे खाली हैं। ये ट्रेन कीव से लवीव आने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लवीव से खुद को हंगरी और यूरोप के और देशों के सुरक्षित स्थानों पर जा पाए। हमने देखा कि बहुत से वॉलंटियर इस ट्रेन में राहत सामग्री भर रहे थे ताकि वो यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में पहुंच सकें। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सप्लाई लाइन में ट्रेन्स एक महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं और साथ ही ये आवाजाही का सबसे ज्यादा सुरक्षित जरिया है, क्योंकि आपको पता नहीं होता मिलिशिया किसकी तरफ है। इसलिए इस वक्त यूक्रेन में सड़कों से सफर करना बहुत खतरनाक माना जा रहा है। हम इस वक्त लवीव से कीव जाने वाली ट्रेन में हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक खाली ट्रेन है। लवीव से कीव तक का रेल सफर आमतौर पर 7 घंटे का होता है, अगर वो डायरेक्ट ट्रेन है तो। और अगर ये ट्रेन इंटरसिटी होती है और जगह जगह रुकती हुई जाती है तो ये सफर लगभग 11 घंटे का होता है। ये ट्रेन लगभग 1.5 घंटा देरी से चली है और अब इसका कीव पहुंचना भी लगभग 3 घंटे देरी से है। ये एक ओवरनाइट ट्रेन है और आप देख सकते हैं ये ट्रेन कितनी धीमी गति से चल रही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स थी कि रेल की पटरियों को भी निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए इसे बहुत धीरे से चलाया जा रहा है। रात में ट्रेन की खिड़कियों को बंद कर दिया गया था ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख पाए कि ट्रेन में कोई है या नहीं, पर सुबह रेलवे अथॉरिटीज ने इन खिड़कियों को खोल दिया ताकि अंदर रोशनी आ सके और आप बाहर ठीक से देख पाएं। इस वक्त इस ट्रेन की गति उतनी तेज नहीं है जितनी तेज ये आम तौर पर होती है। ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है, पर यही अब न्यू नॉर्मल है। But perhaps this is the new normal. I'm currently at the Kiev railway station. We just arrived here. हम इस वक्त कीव रेलवे स्टेशन पर हैं। लवीव से हम यहाँ लगभग 10 घंटे का सफर तय करके पहुँचे हैं। शुरू में हमने जिस राहत सामग्री की बात की थी, उसे सेना इस वक्त ट्रेन से उतार रही है।
बोर्ड पर अभी का वक्त और ट्रेन का रूट डिस्प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं कि राहत सामग्री और जरूरत का सामान इस वक्त ट्रेन से उतारा जा रहा है। यहाँ की स्थिति की बात करें तो स्टेशन पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। यहाँ पर बस कुछ मीडिया के लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ ही इस ट्रेन में यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त यहाँ का तापमान -1 डिग्री है और ये खाली ट्रेन और खाली रेलवे स्टेशन अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। In itself is quite of a telling story. Is anyone coming? It can be guests, so Okay. That was too close. Okay, we go. Okay, let's go. Let's go. Go. Move. Shit. कीव के पास अर्पमाइन से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। बूढ़े लोग, औरतें और बच्चे शेलिंग के बीच अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। Держитесь, молодцы! Добре? Давай. Не боялась? Ні, не боялась. Молодець. Молодець. Вон автобус, уже можем. Давай. कई लोग ऐसे भी हैं जो रशियन शेलिंग के बायस अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। Проходьте, ближче туди вперед, проходьте, сідайте. Помогаем. С той стороны кому-то подняться. Она там тоже с ребенком бежит. Ви поки перелізьте через пока. इस बीच इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि कब किसी के घर पे बॉम्ब आके गिर जाए, किसी को इसका इल्म नहीं है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। रशिया ने युद्ध समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। अगर यूक्रेन रशिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक देता है, यानी उसकी सेना के आगे सरेंडर कर देता है, तो रशिया युद्ध विराम लागू कर देगा। रशिया की दूसरी शर्त यह है कि अगर यूक्रेन क्राइमिया पर रशिया के नियंत्रण को मान्यता दे देता है और दोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो रशिया ये युद्ध रोक देगा। और तीसरी शर्त पुतिन ने ये रखी है कि अगर यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करके इस प्रस्तावना को जोड़ता है कि वो कभी भी नेटो देशों को ज्वाइन नहीं करेगा, तो रशिया इस युद्ध को रोकने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रशिया के खिलाफ काफी आक्रामक हैं और वो सरेंडर के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। आज उन्होंने नेटो देशों की भी आलोचना की और ये भी कहा कि इस युद्ध के लिए रशिया को कभी माफ नहीं किया जाएगा। Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яку наша протиповітряна оборона збила сьогодні над Охмаддідом. І ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по нашій землі, по Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні
сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. हमने पिछले 24 घंटे की युद्ध की कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं जो आपको इस युद्ध की त्रासदी के बारे में बताएंगी। Балабановку нахуй сносят. Де? На Вінниці. Выполняйте разворот на 360. Давай, заряд, давай. Заряд. Заряд, быстрее. Другой достань. Сань, другой достань. 200-х. और इन तस्वीरों को देखकर कोई भी सोचने के लिए मजबूर होगा कि क्या युद्ध किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। और इस युद्ध की तस्वीरों के बीच चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर पैरालंपिक्स के मंच पर रशिया का बहुत बड़ा अपमान हुआ। रशिया के खिलाड़ियों पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से आज रशिया के पैरा एथलीट्स को प्रतियोगिता में हिस्सा लिए बिना बीजिंग से वापस लौटना पड़ा। हालांकि जब ये खिलाड़ी मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचे तब वहां रशिया के कई लोग उनके समर्थन में खड़े थे और उनकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। हालांकि इस अपमान के बाद चीन ने एक बयान जारी करके कहा कि उसकी और रशिया की मित्रता चट्टान की तरह मजबूत है और चीन इस मुश्किल घड़ी में रशिया के साथ खड़ा हुआ है। इस समय कतर के दोहा में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप का भी आयोजन चल रहा है। कल इस प्रतियोगिता की एक कैटेगरी में रशिया के जिम्नास्ट इवान कुलियाक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि यूक्रेन के जिम्नास्ट इलिया कोवतुन ने गोल्ड मेडल जीता। यानी जब रशिया और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं तब इन दो देशों के खिलाड़ी एक साथ पोडियम पर खड़े थे। इस दौरान रशिया के खिलाड़ी को प्रतिबंधों की वजह से अपने ड्रेस पर रशिया का झंडा लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने झंडे की जगह रशिया के वॉर सिंबल Z का प्रदर्शन किया। इस तरह के चिन्ह यूक्रेन में रशिया के टैंक्स और उसके विमानों पर भी देखे जा रहे हैं। इस घटना के लिए इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ने रशिया के खिलाड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.